हम सीसी कहते हैं जित बस एक। ठीक है, एक और। ठीक है, एक ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए एक और सेट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, हेडिंग बना लीजिए, अब मत बोलिए। प्रश्न दिया है, प्रश्न दिया है पहला कि पांचवा आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर। सुनिए भैया, सुनिएगा। अगर हम आसियान की बात करते हैं, आसियान, आसियान की स्थापना कहां पर होती है? इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा। और आसियान की बात करते हैं सन 1967। इसमें कुल देश की संख्या 10+1। कितने देश है इसमें? 11। 11वां देश कौन सा हो जाएगा? टिमोरे लिस्टे होगा। क्या होगा? अब बातें बंद करिए ना, बतियाएंगे। अब हम एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, बातें नहीं करना है एकदम से, समझ गया ना? सुनिएगा, सुनिए। प्रश्न देगा आपसे 2+2 वार्ता, 2+2 वार्ता, रायसीना डायलॉग, रायसीना डायलॉग, 2+2 वार्ता, रायसीना डायलॉग। अगर आगे हम बात करेंगे, एक तो 2+2 वार्ता, दूसरा रायसीना डायलॉग, तीसरा पुस्तक मेला, तीसरा पुस्तक मेला, चौथा बिमस्टेक का, बिमस्टेक का मंत्री स्तरीय सम्मेलन, मंत्री स्तरीय सम्मेलन, पांचवा सौर ऊर्जा सम्मेलन, सौर गठबंधन, सौर गठबंधन सम्मेलन, सौर गठबंधन सम्मेलन, सौर गठबंधन सम्मेलन, सौर गठबंधन सम्मेलन, सौर गठबंधन सम्मेलन। इन सभी का आयोजन कहां पर? नई दिल्ली के अंदर। कहां पर? सबका आयोजन नई दिल्ली के अंदर, सबका। हो गया। आगे प्रश्न दिया है, ये सब आयोजन और रिसेंटली करंट का डेटा है। देखिए, मेन मेरा मकसद है चीजों को करंट से जोड़। क्या चीज नहीं समझ पा रहे? भाई पता नहीं क्या। आगे देखिए, प्रश्न दिया है, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व पूछा है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति है? राष्ट्रपति के प्रति। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, तमिलनाडु के अंदर हाल ही में इतने ज्यादा विधेयक को रोक कर रखा गया था कि वहां की सरकार ने एक्शन ले लिया। तो कहा गया भैया, कहा गया अगर कोई राज्य का विधेयक होगा, अगर कोई राज्य का क्या होगा? विधेयक होगा, तो उसको राज्यपाल अधिकतम रोक सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अधिकतम। कितने माह तक रोक सकते हैं? और न्यूनतम कितना रोक सकते हैं? उसको न्यूनतम कितना रोकेंगे? लगा लीजिएगा, कितने माह तक रोक सकते हैं? सरकार ने एक्शन ले लिया। तो कहा गया भैया, कहा गया अगर कोई राज्य का विधेयक होगा, अगर कोई राज्य का क्या होगा? विधेयक होगा, तो उसको राज्यपाल अधिकतम रोक सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अधिकतम। कितने माह तक रोक सकते हैं? और न्यूनतम कितना रोक सकते हैं? उसको न्यूनतम कितना रोकेंगे? लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। आगे देखिए, प्रश्न दिया है, आगे प्रश्न दिया है, आगे सर कितने तरह का बिमस्टेक है? दुनिया भर का बिमस्टेक है, देख लो एक बार। देखिए, अगर हम बिमस्टेक की बात करते हैं, अगर हम बिमस्टेक की बात करेंगे, बिमस्टेक सुनिएगा, अगर हम बिमस्टेक की बात करते हैं, बिमस्टेक, आगे प्रश्न दिया है, आगे सर कितने तरह, लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। आगे देखिए, प्रश्न दिया है, आगे प्रश्न दिया है, आगे सर कितने तरह का बिमस्टेक है? दुनिया भर का बिमस्टेक है, देख लो एक बार। देखिए, अगर हम बिमस्टेक की बात करते हैं, अगर हम बिमस्टेक की बात करेंगे, बिमस्टेक सुनिएगा, अगर हम बिमस्टेक की बात करते हैं, बिमस्टेक का मंत्री स्तरीय सम्मेलन, कैसा सम्मेलन? अगर हम बिमस्टेक की बात करेंगे, सुनिएगा, बिमस्टेक का मंत्री स्तरीय सम्मेलन, बिमस्टेक का मंत्री स्तरीय सम्मेलन,
मंत्री स्तरीय सम्मेलन, बिमस्टेक का व्यापार शिखर सम्मेलन, व्यापार शिखर सम्मेलन, बिमस्टेक का व्यापार शिखर सम्मेलन, बिमस्टेक का व्यापार शिखर सम्मेलन, बिमस्टेक का मंत्री स्तरीय सम्मेलन। और क्या पूछेगा आपसे? बिमस्टेक का युवा सम्मेलन, बिमस्टेक का युवा सम्मेलन, बिमस्टेक का कृषि आधारित सम्मेलन, बिमस्टेक का कृषि पर आधारित सम्मेलन, कृषि पर आधारित सम्मेलन, बिमस्टेक का ऊर्जा शिखर सम्मेलन, बिमस्टेक का ऊर्जा शिखर सम्मेलन, ऊर्जा शिखर सम्मेलन, बिमस्टेक की, ध्यान रखिएगा, विदेश मंत्रियों की बैठक, बिमस्टेक की विदेश मंत्रियों की बैठक। ये सब एग्जाम में आ सकता है, सब 2025 की बात है। ये सब बात है कब की? सन 2025 की। अभी साल भर चलेगा, याद करने के लिए तैयार रहिएगा। कम से कम 20-25 डेटा होगा यहां से। हाँ, एक बार अच्छा बिमस्टेक के बारे में बता देंगे, वो तो आप कहीं से ढूंढ सकते हैं। फिलहाल ये जरूरी है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां पर? दिल्ली के अंदर। कहां पर? दिल्ली में। व्यापार शिखर सम्मेलन कहां पे? थाईलैंड के अंदर। कहां पर? थाईलैंड की कैपिटल कहां? बैंकॉक के अंदर। अगर हम बात करेंगे युवा सम्मेलन कहां पर? गांधीनगर के अंदर। गांधीनगर कहां पड़ेगा? भारत के अंदर। अगर हम कृषि पर आधारित सम्मेलन की बात करेंगे कहां पर? नेपाल के अंदर। अगर हम बात करेंगे ऊर्जा शिखर सम्मेलन और विदेश मंत्री की बैठक तो कहां पर हो जाएगा? बैंकॉक के अंदर, थाईलैंड में हो जाएगा। बैंकॉक थाईलैंड में होगा। ध्यान रखिएगा इतनी बातों को। इन सभी जगहों से प्रश्न बने हुए हैं एग्जाम में। नोट हो गया? करिए नहीं रहे हैं, कहां से हो गया? अपने से हो जाएगा। अरे एग्जाम में एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना? पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, पढ़ा हुआ गलत हो जाए बहुत दुख होता है। नहीं पढ़ा है, थाईलैंड में हो जाएगा। कृषि पर आधारित सम्मेलन की बात करेंगे कहां पर? नेपाल के अंदर। अगर हम बात करेंगे ऊर्जा शिखर सम्मेलन और विदेश मंत्री की बैठक तो कहां पर? थाईलैंड में होगा। ध्यान रखिएगा इतनी बातों को। में हो जाएगा। और विदेश मंत्री की बैठक तो कहां पर हो जाएगा? बैंकॉक के अंदर, थाईलैंड में हो जाएगा। बैंकॉक थाईलैंड में होगा। ध्यान रखिएगा इतनी बातों को। इन सभी जगहों से प्रश्न बने हुए हैं एग्जाम में। नोट हो गया? करिए नहीं रहे हैं, कहां से हो गया? अपने से हो जाएगा। अरे एग्जाम में एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना? पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, पढ़ा हुआ गलत हो जाए बहुत दुख होता है। हो गया ना? आगे देखिए प्रश्न दिया है। आगे प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय आय बराबर होती है, राष्ट्रीय आय बराबर होती है एनएनपी। एफसी क्यों है लगाइएगा। अगर हम नेशनल इनकम की बात करेंगे भैया, अगर हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, नेशनल इनकम की करंट का डेटा क्या कहता है? करंट का डेटा ये कहता है कि 12 लाख की जो आय है, 12 लाख की जो आय है, इनकम टैक्स के दायरे से क्या है? टैक्स से क्या है? तो बाहर है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो आयकर है, आयकर बात करता है कि जो आयकर है, आयकर, आयकर जो है आयकर, ध्यान रखिएगा। इस आयकर के मुद्दे को निपटाने के लिए, इस आयकर का जो मुद्दा है इसको निपटाने के लिए एक योजना लाया गया था जिसको हम कहते हैं विश्वास से विवाद स्कीम। सॉरी, विवाद से, हाँ विवाद से विश्वास योजना कहते हैं इसको, विवाद से विश्वास योजना के नाम से जानते हैं। और इस तरह की योजना लाई गई सन 2024 और 25 के अंदर, अभी भी लागू है। आयकर के मुद्दे को निपटाने के लिए कौन सी योजना? तो विवाद से विश्वास योजना। नेशनल इनकम की बात करेगा इसमें, ध्यान रखिएगा। आय पर लगने वाले कर के लिए एक तरह का मुद्दा गया सुप्रीम कोर्ट में, निपटाने के लिए सरकार ने योजना की शुरुआत कर दी। 12 लाख रुपए की आय क्या होगी? टैक्स से बाहर होगी। आयकर एक प्रकार का कैसा कर है? आयकर एक प्रकार का कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर है। कैसा है? प्रत्यक्ष कर है। ध्यान रखिएगा, आयकर किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष करों के लिए एक समिति बनी थी, समिति का नाम बताइए मुझे, बताइए। प्रत्यक्ष करों पर समिति का नाम क्या हो जाएगा? छलैया समिति। बहुत सही, ध्यान रखिएगा। छलैया समिति जो थी,
शैलया समिति, ये प्रत्यक्ष करों के लिए बनाई गई समिति है। और यहीं से एक बात और ध्यान रखिएगा, यहीं से एक बात और ध्यान रखिएगा, आयकर का पहली बार, ध्यान रखिएगा, आय का पहली बार आकलन करने वाले कौन हो जाएंगे? दादा भाई निरोजी ने पहली बार आय का आकलन किया था। और भैया याद रखिएगा 1800 कब 68 के अंदर कितना रुपया बताया था? 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताया था। और ध्यान रखिएगा उसके बाद आजादी के बाद, आजादी के बाद राष्ट्रीय आय की बात करा था पीसी महालनोबिस ने। किसने करा था? पीसी महालनोबिस ने करा था। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ सकते हैं, आगे प्रश्न दिया है, हो गया ना? ये ज्यादा जरूरी है करंट वाला पॉइंट। हम इतिहास को छोड़कर बाकी हर हिस्से में चाहते हैं करंट जोड़ दें। इसका बेनिफिट होता है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछने के चांस है। प्रश्न दिया है कि संघ की कार्यपालिका में शामिल नहीं है कौन सा? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ध्यान रखिएगा अगर हम महालेखा परीक्षक की बात करते हैं तो इसको हम सीएजी कहते हैं। संविधान का कौन सा भाग रजिस्टर्ड है? 5। इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? 148 है। सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति। सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को। सीएजी की रिपोर्ट को कौन पढ़ता है? सीएजी की रिपोर्ट को पढ़ता है कौन? लोक लेखा समिति। कौन पढ़ता है? लोक लेखा समिति सीएजी की रिपोर्ट को पढ़ती है। ध्यान रखिएगा अगर हम बात करेंगे सीएजी अपना रिपोर्ट देगा किसको? राष्ट्रपति। रिपोर्ट को पढ़ने का काम कौन करेगा? लोक लेखा समिति। यहां से क्वेश्चन बनेगा तो हो जाएगा ना। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद से हटाए जाने पर अगर ये पद अपना क्या करते हैं? त्याग करते हैं, पद से सेवानिवृत्त होते हैं, तो क्या इनको कोई संवैधानिक पद दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा महान्यायवादी की बात करेंगे तो आर्टिकल कौन सा काम करेगा? 76। आर्टिकल कौन सा? 76। राष्ट्रपति की बात करेंगे आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 52। अगर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की तो आर्टिकल कौन सा? कौन सा है? 75। भैया बढ़िए आगे ना, आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ जाइएगा। सर संघ में शामिल है कि नहीं कैसे पता करेंगे? अच्छा पता, पता हम ऐसे करेंगे, पता हम ऐसे शामिल है कि नहीं कैसे पता करेंगे? अच्छा पता, पता हम ऐसे करेंगे, पता हम ऐसे करेंगे कि संघ में कौन होता है। अरे इसको हम ऐसे नहीं बताएंगे, इसको हम थोड़ा ठीक से बता दें, ये लंबा समय तक याद रखें इस बात को। देखिए भैया संघ, संघ में एक तो कार्यपालिका होती है, एक तो क्या है? कार्यपालिका। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? न्यायपालिका। क्या हो जाएगा? न्यायपालिका। अगर हम बात करते हैं कार्यपालिका की, सबसे पहले नंबर पे कौन है? राष्ट्रपति। क्या है? दूसरे नंबर पे कौन है? उप। तीसरे नंबर पे कौन है? प्रधानमंत्री। कौन है? अगर प्रधानमंत्री, अगर उप प्रधानमंत्री है तो ये भी क्या हो? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? न्यायपालिका। क्या हो जाएगा? न्यायपालिका। अगर हम बात करते हैं कार्यपालिका की, सबसे पहले नंबर पे कौन है? राष्ट्रपति। क्या है? दूसरे नंबर पे कौन है? उप। तीसरे नंबर पे कौन है? प्रधानमंत्री। कौन है? अगर प्रधानमंत्री, अगर उप प्रधानमंत्री है तो ये भी। और कौन हो जाएगा? महान्यायवादी। हो गया कार्यपालिका। विधायिका में चले आओ, विधायिका में कौन है? संसद। क्या है? संसद में 2 सदन, एक तो लोकसभा और दूसरी कौन सी? राज्यसभा है। अगर हम बात करते हैं न्यायपालिका की, सुप्रीम कोर्ट, इसके नीचे है। न्यायपालिका हमारी इकहरी है, कैसी? इसलिए मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया। समझ गए इसको? अब यहां से याद कर लीजिएगा कि संघ की कार्यपालिका में यही शामिल है। ठीक है, आगे प्रश्न है, आगे प्रश्न दिया है। ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं कि सर छोड़ दीजिए, ऑनलाइन पालिका में यही शामिल है। ठीक है, आगे प्रश्न है। आगे प्रश्न दिया है,
ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं कि सर छोड़ दीजिए, ऑनलाइन वालों को कौन पकड़ा है बताइए। चलिए आगे प्रश्न दिया है कौशाम्बी। वस्त ना वस्त। सुनिएगा, अगर हम महाजनपद की बात करेंगे, इनकी संख्या कितनी होती है? भारत में कितने? 14। भारत से बाहर कितने? कितने हैं? 2। कंबोज और कौन? कंबोज और कांधार। ध्यान रखिएगा, कंबोज और कांधार। कांधार की राजधानी कौन सी? कंबोज की राजधानी। ध्यान रखिए, भारत में कितने? 14। उत्तर प्रदेश में कितने? 8। बिहार में कितने? 3। एमपी में कितना? 1। राजस्थान में कितना? 1। आंध्र प्रदेश में कितना? 1। आंध्र प्रदेश में कौन सा? असमक। क्या होगा? असमक की राजधानी कोटली। क्या होगा? राजस्थान में कौन सा? मत्स्य। राजधानी कौन सी? विराटनगर। एमपी के अंदर कौन सी? अवंती। कौन सी है? राजधानी कहां पे? उज्जैनी। बिहार के अंदर अंगवज्जी और मगध। अंगवज्जी और अंग की राजधानी चंपा। ध्यान रखिएगा, वज्जी की राजधानी वैशाली और उसके बाद मगध। राजधानी राजगीर। सर मंत्रिपरिषद होगा, नहीं लिखे थे हम क्या? अरे हम लिख नहीं पाए थे, होगा। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, इसके नीचे मंत्रिपरिषद। चलिए आगे प्रश्न दिया है, आगे आगे प्रश्न दिया है। प्रश्न है कुल माने वंश किनारा। ये तो ठीक नहीं लिखा है। शुद्ध शब्द का चयन करना है ना। देव माने क्या है? देवता। अनल माने क्या है? अग्नि। अनिल माने हवा। ये सब गलत है तीनों, ठीक है ना। कौन सही है? डी सही है। सर माने बाढ़ है और दूसरे सर माने क्या है? तालाब है। चलिए आगे प्रश्न दिया है, रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हो जाएगा। और सुनिए, वर्साय की जो संधि होती है, ये कहां पर होती है? फ्रांस में। कहां पर? फ्रांस में वर्साय के महल में संधि होती है सन 1900 कब? 19 के अंदर। और इसी संधि के तहत फर्स्ट वार क्या हो गया? इसी के तहत फर्स्ट वार क्या हो गया? समाप्त हो। आगे देखिए प्रश्न दिया है, दिया है विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात क्या है? इसी के तहत फर्स्ट वार क्या हो गया? समाप्त हो। आगे देखिए प्रश्न दिया है, दिया है विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात क्या है? 1 के बराबर या 1 से कम, या तो बराबर या फिर कम। विस्थापन और दूरी दे रखा है। कोई वस्तु एक दूरी पर चल के जाती है, मान लो 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है, तो उसका विस्थापन क्या है? 1 किलोमीटर तक हुआ होगा, ऐसा है ना, ठीक है। हाँ, ध्यान रखिएगा, विस्थापन या तो कम हो सकता है या फिर क्या है? बराबर। अधिक तो होगा नहीं। ऐसा नहीं कि जितनी दूरी चले उससे अधिक विस्थापन हो गया, जितना चलेंगे उतना ही क्या होगा? विस्थापन होगा। आगे देखिए प्रश्न दिया है, प्रश्न दिया है कि द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो फूल जाते हैं और इनके रंध्र क्या होते हैं? फूल जाते हैं। ध्यान रखिएगा, प्लांट प्लांट जो होता है, प्लांट की जो पत्तियां होती है, प्लांट की जो पत्तियां होती है, पत्तियों में जो श्वसन वाला हिस्सा होता है, इसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा अपने आप में कैसा भाग है? रंध्र भाग है। कैसा भाग है? रंध्र भाग को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। आगे देखिए प्रश्न दिया है कि सरकार द्वारा स्थायी रुकावटों को, रिपीट हुआ है ना, हो बहु। आगे प्रश्न हो बहु रिपीट हो गया है। आगे प्रश्न दिया है कि कांगड़ा लघु चित्रकला, इसका संबंध किससे है? आगे रिपीट हुआ है ना, हो बहु। आगे प्रश्न हो बहु रिपीट हो गया है। आगे प्रश्न दिया है कि कांगड़ा लघु चित्रकला, इसका संबंध किससे है? सुना है ना आपने, कुल्लू और कांगड़ा। कुल्लू और कांगड़ा एक घाटी है, दोनों कहां पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर। इस बात को याद रखिएगा। प्रश्न दिया है कि मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित कौन करेगा? डीपी जारी करेगा। और ध्यान रखिएगा, इसमें भारत का स्थान क्या है? 130वां है। क्या है? 130वां है। ध्यान रखिएगा, अगर हम विश्व बैंक कुछ नाम नहीं सही है सर। आगे प्रश्न, द स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी है? 130वां है। क्या है?
130वां है, ध्यान रखिएगा। अगर हम विश्व बैंक कुछ नाम नहीं सही है सर। आगे प्रश्न, द स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी है? किसकी रचना है? सोशल कंट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं, सोशल कंट्रैक्ट रचना किसकी है? रूसो की। किसकी रचना है? रूसो की है। आगे देखिए प्रश्न दिया है, प्रश्न दिया है कि भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आवाम के परीक्षण के लिए कौन सा? भूरिया समिति। और भैया याद रखिए 1970 में समिति कौन सी? अशोक मेहता। विचार कैसा था इनका? इस तरह। ध्यान रखिए एलएम सिंधवी ने कहा कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। क्या दिया जाए? संवैधानिक। संशोधन कौन सा किया गया? 73वां, सन 1900 कब? 92। यहीं से ध्यान रखिएगा सरकारिया का संबंध किससे हो जाएगा? संघ और राज्य संबंध से हो जाएगा इसका संबंध, ध्यान रखिएगा सरकारिया। आगे प्रश्न दिया है, प्रश्न दिया है कि उपभोक्ताओं कब? क्या ने कहा कि भारत के विभिन्न आवाम के परीक्षण के लिए कौन सा? भूरिया समिति। और भैया याद रखिए 1970 में समिति कौन सी? अशोक मेहता। विचार कैसा था इनका? इस तरह। ध्यान रखिए एलएम सिंधवी ने कहा कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। क्या दिया जाए? संवैधानिक। संशोधन कौन सा किया गया? 73वां, सन 1900 कब? 92। यहीं से ध्यान रखिएगा सरकारिया का संबंध किससे हो जाएगा? संघ और राज्य संबंध से हो जाएगा इसका संबंध, ध्यान रखिएगा सरकारिया। आगे प्रश्न दिया है, प्रश्न दिया है कि उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, कौन सा अधिकार? सूचना का अधिकार हो जाएगा। सूचना का अधिकार जो अधिनियम था सन 2000 कब? 5। और सूचना के अधिकार को संविधान के किस आर्टिकल में? 19 में। प्रश्न करेगा आपसे शिक्षा का अधिकार, क्या पूछेगा? शिक्षा के अधिकार की अगर हम बात करेंगे सन 2000 कब? 2 की 3 जो भी हो, सुनिएगा निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी पूछेगा सन 2000 कब? 9 के अंदर। सुनिए भैया यहां से एक बात, यहां से एक बात सुनिएगा, शिक्षा का अधिकार किसमें? आर्टिकल 21 के क में। निजता का अधिकार किसमें? आर्टिकल 21 में। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें? आर्टिकल 19। कोई दिक्कत यहां से नहीं। आगे प्रश्न दिया है, अभिनेत्र की वक्रता स्थान, दिक्कत यहां से नहीं। किसमें? स्वतंत्रता का अधिकार किसमें? आर्टिकल 19। कोई दिक्कत यहां से नहीं। आगे प्रश्न दिया है, अभिनेत्र की वक्रता स्थानांतरित की होती है पश्चाभी पेशियों द्वारा, ध्यान रखिएगा पश्चाभी पेशियों द्वारा। परितालिका आंखों का कौन सा अंग दान करते हैं? दान करते हैं क्या? तो कॉर्निया दान करते हैं। आंखों का कौन सा अंग दान करेंगे? कॉर्निया। बाकी सब हमने बता दिया है आपको। आंख पे लेंस कौन सा है? उत्तल। और बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी और वास्तविक, उल्टा और वस्तु से क्या है? छोटा। आगे प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12, ध्यान रखिएगा कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। प्रश्न दिया है भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता में तीसरा स्थान माना जाए, क्या होना चाहिए? मिजोरम है ना? सुनिए लिख लीजिएगा। और सबसे अधिक शिक्षा कहां पे? केरल। केरल की बात करेंगे शिक्षा में, और किसमें? स्वास्थ्य में, और किसमें? प्रति व्यक्ति आय में। किसमें? प्रति व्यक्ति आय में। और ध्यान रखिएगा सेक्स रेशियो में। इन सभी में टॉप पे कौन हो जाएगा? तो आगे प्रश्न दिया, क्या बोल, कुछ दिक्कत? गोवा कह रहे हैं आप लोग? अच्छा ठीक है, देख लीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता? राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। सुनिएगा, नहीं लेते पूछा है 3 और 4। 3 और 4। जो व्यक्ति निर्वाचन में भाग लेगा क्या वही महाभियोग में लेगा? नहीं लेगा। चलिए अगला आगे बढ़िएगा, अगला आगे बढ़िएगा। आगे देखिए, अच्छा सुनो, एक व्यक्ति बात कर रहे हैं कि सर निजता का अधिकार 2017 में जोड़ा गया। सुबह सुनिए मेरी बात को, देखिए
निजता के अधिकार पर जो विचार था, जो अधिनियमित किया गया था सन 2009 के अंतर्गत, और सुप्रीम कोर्ट के एक वाचन के थ्रू, संविधान में बिना संशोधन किए, संविधान में संशोधन नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वाचन के आधार पर 2017 में इसको जगह दिया गया है भाई। ठीक है ना, एक बार ढंग से पढ़ लीजिए, उसके बाद कमेंट करिए। आगे बढ़िए, प्रश्न दिया है। आगे प्रश्न है एकरा कहां के। आगे देखिए प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही, आगे देखिए प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया। सीबीआई प्रश्न करेगा आपसे ऑपरेशन, अच्छा ऑपरेशन अमानत, ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं। अरे हो गया ना। ऑपरेशन कौन सा गंगा, शोर मत करिए। ऑपरेशन, ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे हो जाएगा, आरपीएफ से। ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे हो जाएगा, ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे हो जाएगा, किससे होगा, यूक्रेन से। चलिए सुनिए सुनिए, चलिए हाँ सुनिए, चलिए अब इतना शोर करेंगे नहीं ठीक लगता है। और चलिए आप लोग जा सकते हैं और मिलते हैं फिर कभी समय निकले। चलिए अब शांत हो जाइए सब लोग, अब शांत हो जाइए, पढ़ना शुरू करते हैं। करंट अफेयर की क्लास के लिए पूछ रहे हैं सब। करंट अफेयर की क्लास की सूचना कल मिलेगी आपको। फिलहाल एक बात सुनिएगा सब लोग, सभी लोग सुनिए एक चीज को, सुनिएगा करंट अफेयर के लिए सुनिए। सर पढ़ाएंगे वहां तक तो ठीक है, जितने भी लोग, क्या बात है भाई हम कुछ बोल रहे हैं, जितने भी लोग एग्जाम देने जा रहे हैं ठीक है, सर पढ़ाएंगे एक बार पढ़ लीजिएगा। पता नहीं क्या कैसे उस बैच उसमें है तो मुझे नहीं पता, बाकी सुन लीजिए। होमवर्क सीरीज वाले में चले जाएंगे आप लोग, होमवर्क वाले फोल्डर में आप लोग जाएंगे तो इसमें करंट का 3 सेट मिलेगा आपको। लॉक है ये, अच्छा उसको हम खुलवा देते हैं। करंट का यहां से खुल जाएगा, नहीं खुला है तो खोल दीजिए। करंट वाला बैच में है, आप लोग के बैच में है ना। हाँ आप लोग के बैच में डाला गया है, हाँ बैच में है। बैच में एक्साइज एग्जाम का एक फोल्डर, एक्साइज एग्जाम है ना, होमवर्क के फोल्डर में जाएंगे बैच में, अपने अपने दोनों बैच में है ना, दोनों बैच में होमवर्क के फोल्डर में जाएंगे तो एक्साइज एग्जाम का एक फोल्डर बना हुआ है ठीक है। एक्साइज एग्जाम में ये सब वीडियो फ्री में है। हाँ एक काम और करिएगा, इसमें करंट अफेयर की 3 क्लास है उसमें, और 3 क्लास के दौरान मुझे लगता है कि 140 प्रश्नों को कराया गया है और इन डिटेल्ड कराया गया। हमने इसको बहुत विस्तार से, मतलब जो हो सकता है एक लेवल वहां तक कराया हुआ है। एक प्रश्न में मैंने लगभग 10 से 12 डेटा दिया है, औसतन 10 दिया है, मैक्सिमम 15 से 20 भी है। अगर 10 डेटा भी है तो मान के चलिए 1400 करंट अफेयर मैंने बताया हुआ है इस 3 वीडियो में, नियर अबाउट। अब एक बात और सुनिएगा, सेट नंबर 48 होमवर्क, जो मेन होमवर्क का फोल्डर है उसमें सेट नंबर 48 कराया गया है। ये सेट नंबर 48 वन लाइनर करंट है और इसमें लगभग 250 प्रश्न आप लोग के वन लाइनर फॉर्मेट में है और इसको भी मैंने एनालिसिस कराया है। और एक प्रश्न को अगर हमने 4 बार भी बताया होगा, औसतन 4 बार, तो लगभग 1000 डिस्कशन मैंने यहाँ पे भी दिया हुआ है। 1000 यहाँ पर प्लस 1400 यहाँ पे, ओवरऑल 2400 करंट अफेयर का फैक्ट मैंने पढ़ा के रखा हुआ है वीडियो में। ठीक है, अगर एक बार करंट मजबूत करना है तो उस वीडियो पे चले जाइएगा, बहुत तेजी से बनाया गया वीडियो को। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा के देखेंगे, कम समय में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या चीज 48 नंबर लॉक है, 48 नंबर वीडियो लॉक है क्या, उसको खोल दीजिएगा। ये होमवर्क फोल्डर में होगा, बैच में होगा, 48 नंबर वीडियो को खोल दीजिएगा, लॉक है।
क्या चीज, क्या करवा दीजिए? उसको बैच में डाल दीजिएगा जी, पॉसिबल है? एक साइज वाले फोल्डर में डाल दीजिए उसको, हो जाएगा। हाँ लिख दीजिएगा 48 जी। 48 नंबर सेट को एक बार आप लोग जरूर देखिएगा, जरूरी तौर पे देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ढंग से बताया गया है। 250 क्वेश्चन तो आप लोग को ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा, उसके बाद एनालिसिस कराया गया, बहुत डिटेल पढ़ाए हैं उसमें हम। ठीक है, बाकी सर जितना कराएंगे उसको आप लोग देख लीजिएगा। और सर की तरफ से ऐसी सूचना है कि आज क्लास लीजिए जब तक खत्म ना हो जाए, है ना। अब पता नहीं आप लोग की इच्छा ये है, आप लोग कितना झेलते हैं हमें, अब तो आप ही लोग समझ पाओ उसको। बाकी मुझे देखिए कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। प्रश्न दिया है कि संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया, सीबीआई ने चलाया। ऑपरेशन गरुड़ की बात करेगा, सीबीआई द्वारा चलाया गया। देखिए प्रश्न क्या करेगा आपसे, ऑपरेशन अमानत मैंने पढ़ाया भी था आपको। अगर ऑपरेशन अमानत की बात किया जाएगा, ऑपरेशन अमानत किसका हो जाएगा? आरपीएफ द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन अमानत हो जाएगा आरपीएफ का। प्रश्न करेगा ऑपरेशन कैक्टस लिली, ऑपरेशन कैक्टस लिली का संबंध किससे हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन कैक्टस लिली भारत और पाकिस्तान का एक वार हुआ था, आप लोग को पता होगा। ये वार हुआ था सन 1971 में। सन 1971 के भारत पाकिस्तान वार के समय कैक्टस लिली नामक ऑपरेशन चलाया गया था। अगर हम ऑपरेशन पोलो की बात करते हैं, ऑपरेशन पोलो की बात करेंगे तो हैदराबाद के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो किसके लिए? तो हैदराबाद के लिए। अगर हम ऑपरेशन मेघदूत की बात करते हैं, अगर हम अगर हम मेघदूत की बात करते हैं तो ये किस क्षेत्र में चलाया गया? सियाचिन में चलाया गया। अगर हम ऑपरेशन पवन की बात करते हैं, ऑपरेशन पवन ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन पवन कहां पे चलाया गया? लिट्टे के विरुद्ध चलाया गया था। लिट्टे के विरुद्ध भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन पवन। प्रश्न करेगा आपसे ऑपरेशन विजय। अगर हम ऑपरेशन विजय की बात करते हैं, विजय, ये कारगिल वार के समय कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? विजय। और ऑपरेशन अजय की अगर हम बात करेंगे, हाँ ऑपरेशन, अगर हम मेघदूत की बात करते हैं तो ये किस क्षेत्र में चलाया गया? सियाचिन में चलाया गया। अगर हम ऑपरेशन पवन की बात करते हैं, ऑपरेशन पवन ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन पवन कहां पे चलाया गया? लिट्टे के विरुद्ध चलाया गया था। लिट्टे के विरुद्ध भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन पवन। प्रश्न करेगा आपसे ऑपरेशन विजय। अगर हम ऑपरेशन विजय की बात करते हैं, विजय, ये कारगिल वार के समय कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? विजय। और ऑपरेशन अजय की अगर हम बात करेंगे, हाँ ऑपरेशन अजय की अगर हम बात करते हैं, किसके लिए चलाया गया? इजराइल के लिए चलाया गया ऑपरेशन कौन सा? अजय चलाया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न बना है एग्जाम में। क्वेश्चन बैंक का पार्ट 1 एप्लीकेशन पर ऐसा नहीं है जी, ये सब ढूंढ ही नहीं पाता होगा। पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 2 3 4 आगे तक जितना भी चलेगा सब है। आगे प्रश्न दिया है, हटा सकते हैं ना इसको। आगे प्रश्न दे रखा है कि एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर प्रवलयाकार दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी होता है? दर्पण में, प्रवलयाकार दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यताएं नहीं होती हैं। या फिर दिया है प्रवलयाकार दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में गोलाकार विचलन नहीं होता है। या फिर दिया है कि प्रवलयाकार दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं उत्तल दर्पण लेंस की तुलना में हल्का होता है। प्रवलयाकार दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में अधिक हल्का होता है। बात ध्यान रखिएगा, प्रवलयाकार दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानता नहीं होती है तथा गोलाकार विचलन नहीं होता। उत्तल लेंस अपने आप में एक गोलाकार विचलन वाला लेंस है। जैसे आप देख पाते हैं, अगर हम उत्तल लेंस की बात करेंगे तो इसकी आकृति कुछ ऐसे बनती है, ध्यान रखिए। और इस पर जो बनने वाला फिगर है इसको हम उत्तल बोलते हैं, इस लेंस को हम बोलते हैं उत्तल लेंस। अगर इसी आकृति को हम ऐसे दबा दें तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। ठीक है, उत्तल और अवतल, जिसका बीच का भाग दबा हो जाएगा आपका अवतल, और उभरा हुआ हिस्सा कहलाता है उत्तल। अगर हम बात करते हैं उत्तल और अवतल लेंस में अभिसारी कौन सा और कौन सा अपसारी है? अगर हम अभिसारी और अपसारी की बात करते हैं, अगर हम अपसारी और अभिसारी की बात करेंगे तो जो ध्यान रखिएगा, जो उत्तल लेंस है ये अपने आप में क्या हो जाएगा? क्या होगा? अभिसारी। उत्तल लेंस अपने आप में क्या हो जाएगा? अभिसारी होगा। क्या होगा? अभिसारी हो जाएगा। और अवतल अपने आप में क्या होता है?
अपसारी होता है। अभिसारी और अपसारी के संबंध में लेंस का उल्टा क्या होता है? दर्पण होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, लेंस का उल्टा होता है दर्पण। अगर हम मिरर की बात करते हैं, अगर हम मिरर की बात करते हैं तो एक गोला हिस्सा मैंने लिया, क्योंकि दर्पण एक गोली दर्पण का उदाहरण है। उत्तल और अवतल दर्पण एक गोली दर्पण के क्या है? उदाहरण है। एक गोला हमने लिया, गोला, इसको हमने यहां से कट कर दिया। कट करने के बाद हमने देखा कि एक शीशे को हमने अंदर की तरफ से लेप कर दिया और दूसरे को हमने कहां से लेप कर दिया? बाहर से कर दिया। एक को हमने अंदर से लेप किया, दूसरे को हमने कहां से कर दिया? बाहर। जिसको हमने बाहर से लेप किया उसमें गुफा जैसी आकृति बनी। इस गुफा जैसी आकृति को हम क्या कहते हैं? कॉनकेव। क्या बोलते हैं? कनकेव जब ये है तो दूसरा वाला क्या है? कन्वेक्स है। कन्वेक्स माने क्या होता है? उत्तल होता है। कनकेव माने क्या होता है? अवतल होता है। ध्यान रखिएगा, अगर हम यहां से किरण कोई भी डालते हैं, अगर हम यहां से किरण डालेंगे तो सीधी आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से किरण डालेंगे तो सिरा इसका मुड़ा होने की वजह से किरण कहां जाएगी? ऊपर की तरफ। यहां से हमने किरण डाला, ये भी कहां गई? ऊपर। यहां से हमने डाला, ये नीचे आ गई। यहां से हमने डाला, नीचे। यानी किरणें इस लेंस पर, इस दर्पण पर डालने के बाद पसर जा रही हैं, इसलिए हमने इसको क्या कहा? अपसारी कहा। ध्यान रखिएगा, अगर हम इसमें किरण डालते हैं, बीच वाली किरण तो सेम रहेगी। अगर हम यहां से किरण डालेंगे, देखिए अंदर की तरफ, कहां आ रही है? अंदर की तरफ। यहां से भी डालेंगे अंदर की तरफ, ये सिरा भी अंदर की तरफ डाल रहा है और ये सिरा भी अंदर की तरफ, यानी एक केंद्र पे आके मिलने, इसलिए इसको क्या कहा गया? अभिसारी कहा गया। ठीक है, अगर इतनी बातें पता है, देखिए अभिसारी अपसारी का यहां से पता लगाना ज्यादा आसान है अपेक्षाकृत यहां के, क्योंकि यहां पर पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहां पर एकदम आसान है, एकदम आसानी से पता लग जाएगा। आप ठीक, अगर लेंस की बात करें इसका उल्टा कर लीजिएगा, दर्पण की बात करें तो आंसर है ही इसका। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न दिया है कि बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है किससे? पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से संबंध है बलवंत राय मेहता, और समिति का गठन करा गया था 1957 में। समिति ने अपना रिपोर्ट कब दिया था? रिपोर्ट आया था 1959 में। समिति ने अपना रिपोर्ट दिया था 1959 में अपना रिपोर्ट दिया, और इसी के रिपोर्ट के आधार पर, इस समिति के रिपोर्ट के आधार पर, ध्यान रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था को क्या करा गया? लागू करा गया 2 तारीख अक्टूबर सन 1959 को। कहां पर? नागौर के राजस्थान में। इतनी बात तो ठीक है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक बात समझिएगा, इस समिति के कितने साल बाद? 20 साल बाद। इस बलवंत राय मेहता समिति के, इसके गठन के कितने सालों बाद? 20 साल बाद। इसके गठन के 20 साल बाद एक समिति आती है। समिति का नाम क्या था? अशोक मेहता। कौन सी समिति? अशोक मेहता समिति आती है 1977 में। इस समिति ने कहा कि पंचायत का त्रिस्तर ठीक नहीं है, पंचायत को कैसा रखा जाए? द्विस्तरीय। पंचायत का द्विस्तरीय विचार इन्होंने दिया, अशोक मेहता ने। यहां तक तो बातें ठीक थी। कुछ लोगों के मन में यह भय था कि कहीं पंचायत को सरकार खत्म न कर दे। इस भय को समाप्त करने के लिए एल.एम. सिंघवी समिति बनती है। एल.एम. सिंघवी ने सिफारिश किया कि पंचायत को क्या किया जाए? पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की बात की गई। पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई, ध्यान रखिएगा। और पंचायत को संवैधानिक दर्जा, ध्यान रखिएगा, 73वां संशोधन सन 1900 कब दिया गया? 92 के अंतर्गत दिया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। और संवैधानिक दर्जा देते हुए संविधान में एक नया भाग छोड़ा गया। भाग का नाम क्या हो जाएगा? 9। 9 पहले से ही हालांकि था, लेकिन इस भाग 9 में पंचायत का क्या करा गया? प्रावधान, और इसका विस्तार आर्टिकल 243 के ए से कहां तक? 243 के ओ तक रखा गया। चलिए आगे प्रश्न दिया है, हमारा ठीक उत्तर हो जाएगा ए। मूल कर्तव्य की समिति पूछेगा तो स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा मूल कर्तव्य को छोड़ा गया। जब भी आपसे मूल कर्तव्य पूछे, स्वर्ण सिंह समिति, भाग 4 का क, अनुच्छेद 51 का क, संख्या कितनी थी? 10, बढ़ के कितनी हो गई? 11। 11वां कब जुड़ा? 86वां संशोधन सन 2002 के तहत जुड़ा गया। जिस शब्द के अंत में चाहिए लगा हो, करना चाहिए, ठीक है, इस तरह की बात लगी हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मूल कर्तव्य बोलते हैं। ठीक है, जैसे माता पिता का कर्तव्य हो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराना चाहिए। चाहिए शब्द जहां पे दिखे आपको क्या समझेंगे आप? मूल कर्तव्य है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न दिया है कि कोसी नदी बिहार के किस शहर में? गंगा से। कहां पर? 14 वर्ष के बच्चों को मूल संख्या कितनी थी? हमारा ठीक उत्तर हो जाएगा ए, प्रावधान, और इसका विस्तार आर्टिकल 243 के ए से कहां तक? 243 के ओ तक रखा गया। चलिए आगे प्रश्न दिया है, हमारा ठीक उत्तर हो जाएगा ए। मूल कर्तव्य की समिति पूछेगा तो स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा मूल कर्तव्य को छोड़ा गया। जब भी आपसे मूल कर्तव्य पूछे, स्वर्ण सिंह समिति, भाग 4 का क, अनुच्छेद 51 का क, संख्या कितनी थी? 10, बढ़ के कितनी हो गई? 11। 11वां कब जुड़ा? 86वां संशोधन सन 2002 के तहत जुड़ा गया। जिस शब्द के अंत में चाहिए लगा हो, करना चाहिए, ठीक है, इस तरह की बात लगी हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मूल कर्तव्य बोलते हैं। ठीक है, जैसे माता पिता का कर्तव्य हो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराना चाहिए। चाहिए शब्द जहां पे दिखे आपको क्या समझेंगे आप? मूल कर्तव्य है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न दिया है कि कोसी नदी बिहार के किस शहर में?
गंगा से। कहां पर? कुर्सेला के अंदर। कोसी से देखिए एक प्रश्न बनेगा आपका, कोसी मेची परियोजना, कोसी मेची परियोजना, कोसी से एक प्रश्न बनेगा, कोसी मेची परियोजना। ये जो कोसी मेची परियोजना है, ध्यान रखिएगा, कोसी मेची परियोजना, इसके लिए बजट के अंतर्गत 11,000 कितना 500 करोड़ रुपए का प्रावधान करा गया। 11,500 करोड़ रुपए का प्रावधान कोसी मेची परियोजना के तहत किया गया। और ध्यान रखिएगा, ये परियोजना कहां की हो जाएगी? बिहार की हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। कोसी से एक चीज और याद रखिएगा, कोसी निकलती तो है नेपाल से, कहां से निकलती है? निकलती है नेपाल से, लेकिन ध्यान रखिएगा ये गंगा में मिलती है कुरुसेला। अब जब निकलती है तो इस पर एक डैम बना है, बांध बना है। बांध का नाम क्या हो जाएगा? हनुमान नगर। क्या नाम होगा? हनुमान नगर बैराज। इसका नाम हो जाएगा हनुमान नगर बैराज। आगे देखिए प्रश्न दिया है, आगे प्रश्न संतों के कालानुक्रम में सचाइए। नामदेव दिया है, रामानुज दिया है, चैतन्य दिया है और तुलसीदास दिया है। जब निकलती है नेपाल से, लेकिन ध्यान रखिएगा ये गंगा में मिलती है कुरुसेला। अब जब निकलती है तो इस पर एक डैम बना है, बांध बना है। बांध का नाम क्या हो जाएगा? हनुमान नगर। क्या नाम होगा? हनुमान नगर बैराज। इसका नाम हो जाएगा हनुमान नगर बैराज। आगे देखिए प्रश्न दिया है, आगे प्रश्न हो जाएगा, जब निकलती है तो इस पर एक डैम बना है, बांध बना है। बांध का नाम क्या हो जाएगा? हनुमान नगर। क्या नाम होगा? हनुमान नगर बैराज। इसका नाम हो जाएगा हनुमान नगर बैराज। आगे देखिए प्रश्न दिया है, आगे प्रश्न संतों के कालानुक्रम में सचाइए। नामदेव दिया है, रामानुज दिया है, चैतन्य दिया है और तुलसीदास दिया है। इनको इनके कालानुक्रम में दिखाना है। सबसे पहले क्या होगा? नामदेव होगा ना, नामदेव के बाद रामानुज, उसके बाद क्या होगा? तुलसीदास के बाद क्या होगा? चैतन्य होगा। यानी 4 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 1, 4 2 3, 4 2 3 और 1 लगा लीजिएगा। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट। अब सुनिए मेरी बात को, सुनिएगा, ठीक है ना? रामानुज, नामदेव, सुनिए सुनिए, रामानुज, नामदेव, उसके बाद चैतन्य, तुलसीदास, ठीक होना चाहिए। ए होगा, रुके रुके थोड़ा शांत रहिए। रामानुजाचार्य, नामदेव, ए होगा। 2 के बाद 4, 2 के बाद 4, रामानुज के बाद राम नामदेव, 2 के बाद 4, 1 के बाद 3, ए होना चाहिए, लगा लीजिएगा। ठीक है ठीक है, बना लीजिएगा। और अगर हम बात करते हैं तुलसीदास की, सुनिएगा, अगर हम तुलसीदास की बात करते हैं, तुलसीदास जो थे, ध्यान रखिएगा, ये तुलसीदास की अगर हम बात करेंगे, इनका संबंध किससे हो जाएगा? भक्ति काल से होगा। और यहां से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न बने हैं। प्रश्न क्या बने हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो पूछा इनकी भाषा कौन सी हो जाएगी? अवधी होगी। इनकी भाषा कौन सी? अवधी। और आंशिक रूप से किस रचनाओं को इन्होंने क्या लिखा है? ब्रज भाषा में भी लिखा है। कुछ रचना इनकी ब्रज भाषा और मैक्सिमम रचना इनकी किसमें है? अवधि में है। अगर हम तुलसीदास की बात करते हैं, अगर हम तुलसीदास की बात करेंगे तो ये किसके समकालीन थे? ये किसके समकालीन थे? अकबर के थे। ये बात भी आप लोग की जिम्मेदारी पे हम छोड़ते हैं, मुझे विश्वास नहीं। और अगर तुलसीदास की अगर अन्यथा के तौर पे हम बात करेंगे तो इनकी एक रचना है विनय पत्रिका, इनकी एक रचना विनय पत्रिका और दूसरी कौन सी? गीतावली। इनकी ये दोनों ऐसी रचना है जिसकी भाषा कौन सी है? और इनकी बाकी रचनाएं ध्यान रखिएगा, एक तो रामचरितमानस, एक तो रामचरितमानस, एक रचना हो जाएगी जानकी मंगल, एक रचना हो जाएगी रामलला, रामलला नहच्छो, और एक रचना हो जाएगी हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा, एक रचना हो जाएगी हनुमान बाहु, हनुमान बाहु, और एक रचना हो जाएगी कौन सी? कवितावली। ये सभी रचना किसकी हो जाएगी? तो तुलसीदास की हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, किसके समकालीन थे? अकबर के। इतनी बातों को बना लीजिएगा। ये अकबर के क्या थे? समकालीन थे। देखिए यहां से एक प्रश्न और बना है, आप लोग के एग्जाम में नहीं लेकिन पुलिस वाले एग्जाम में पूछा हुआ है, बिहार पुलिस की परीक्षा में। हटा सकते हैं क्या इसको? बिहार पुलिस की परीक्षा में हिंदी सेगमेंट में पूछा हुआ है प्रश्न। और प्रश्न क्या पूछा है? ध्यान रखिएगा, कालखंड के बारे में पूछा है। हिंदी भाषा के कालखंड के बारे में प्रश्न दिया है। इसमें जो सबसे पहला कालखंड हो जाएगा ये कौन सा होगा? आदिकाल होगा। आदिकाल के बाद दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? भक्ति काल होगा। तीसरे नंबर पे हो जाएगा आपका रीतिकाल, और चौथे नंबर पे हो जाएगा आधुनिक काल। आधुनिक काल, यहां से समय पीरियड अगर पूछेगा, आदिकाल का समय 1050 से लेकर कब तक? 1350। भक्ति काल का समय 1350 से लेकर कब तक हो जाएगा? तो ध्यान रखिए 1650 तक। रीतिकाल का समय 1650 से लेकर 1850 तक, और आधुनिक काल का समय 1850 से लेकर कब तक है? तो अब तक है।
इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां से प्रश्न बन चुके हैं, मिलान करने के लिए आया हुआ था एग्जाम। इसको मिलान करने के लिए सर इतना जल्दी हटा रहे हैं, अच्छा इसको मिलान करने के लिए दिया हुआ था, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रश्न दिया था आपसे, प्रश्न दिया था हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस काल को कहा गया? किसको कहा गया? भक्ति काल को कहा गया। और भक्ति काल से ही मेनली आपके एग्जाम में प्रश्न होते हैं। प्रश्न एक तो ये पूछा है और आगे क्या पूछ रखा है, ध्यान रखिएगा। भक्ति काल को कितने हिस्से में बांटा गया? दो हिस्से में। एक को तो कहा गया सगुण भक्ति और दूसरे को कहा गया निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति और दूसरा कौन सा? निर्गुण भक्ति। अब सगुण भक्ति की दो शाखाएं, एक राम भक्ति शाखा और दूसरा कौन सा? कृष्ण भक्ति शाखा। एक तो राम भक्ति, दूसरा कौन सा? कृष्ण भक्ति। निर्गुण भक्ति की दो शाखाएं, एक तो संत काव्य धारा, एक तो संत शाखा और दूसरा कौन सी शाखा थी? सूफी शाखा। इन सभी जगह से देखिए प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका इस जगह से पूछा है, यहां से पूछ रखा था सूफी धारा के प्रमुख कवि कौन हो जाएंगे? मलिक मोहम्मद हो जाएंगे। पूछ रखा है, ध्यान रखिएगा। भक्ति काल को कितने हिस्से में बांटा गया? दो हिस्से में। एक को तो कहा गया सगुण भक्ति और दूसरे को कहा गया निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति और दूसरा कौन सा? निर्गुण भक्ति। अब सगुण भक्ति की दो शाखाएं, एक राम भक्ति शाखा और दूसरा कौन सा? कृष्ण भक्ति शाखा। एक तो राम भक्ति, दूसरा कौन सा? कृष्ण भक्ति। निर्गुण भक्ति की दो शाखाएं, एक तो संत काव्य धारा, एक तो संत शाखा और दूसरा कौन सी शाखा थी? सूफी शाखा। इन सभी जगह से देखिए प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका इस जगह से पूछा है, यहां से पूछ रखा था सूफी धारा के प्रमुख कवि कौन हो जाएंगे? मलिक मोहम्मद हो जाएंगे, मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएंगे। एक पूछा था, बाकी का भी नोट कर लीजिएगा। संत काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? कबीर है। अगर कृष्ण भक्ति शाखा का पूछेगा तो ये कौन हो जाएंगे? ध्यान रखिएगा, सूरदास होंगे। कौन होंगे? सूरदास हो जाएंगे। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि पूछेगा तो कौन है? तुलसीदास हो जाएंगे। सर 243 का ए ओ बता दीजिए। ये सब बताए ना आप लोग को? आप लोग जानते हैं 243 के ए से लेकर ओ तक जानते हैं? कोई बात नहीं, फिर तो बताने की जरूरत नहीं है। रिवीजन क्या करना, ये हो गया है, हटा सकते हैं ना इसको। यहां से दो प्रश्न, एक तो ये पूछा है आपका, मिलान करने के लिए दिया हुआ था, देख लीजिएगा। एक दूसरा प्रश्न ये पूछा था सूफी धारा, सूफी शाखा के प्रमुख कवि कौन थे? मलिक मोहम्मद जैसी। बाकी को मैंने लिखवा दिया, हो सकता है एग्जाम में आए तो आप लोग कर पाए। आगे देखिए प्रश्न दिया है, प्रश्न दिया है कि स्वावलंबन 2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया। स्वावलंबन 2 को लॉन्च किया गया नौसेना द्वारा। और भैया ध्यान रखिएगा, नौसेना के लिए अगर दिवस की हम बात करते हैं, नौसेना के लिए दिवस कौन सा हो जाएगा? 4 दिसंबर हो जाएगा। थल सेना के लिए पूछेगा तो 15 जनवरी। अगर वायुसेना की बात करेगा तो ध्यान रखिएगा 8 अक्टूबर हो जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न और पूछा था, प्रश्न ये दिया था कि जो थल सेना है, थल सेना, प्रश्न दिया था थल सेना, दूसरा प्रश्न दिया था जल सेना, और तीसरा अपने से ध्यान रखिएगा आप लोग खुद से वायुसेना। दो क्वेश्चन तो ये पूछ चुका था, एक अपने से याद रखिएगा। अगर हम बात करेंगे थल सेना के उच्च अधिकारी को हम बोलते हैं एडमिरल। क्या बोलते हैं? एडमिरल। जल सेना के उच्च अधिकारी को, एक सेकेंड, जल सेना वाला क्या हो जाएगा? एडमिरल। थल सेना वाला क्या होगा? जनरल। वायुसेना वाला क्या हो जाएगा? एयर चीफ मार्शल होगा, एयर चीफ मार्शल हो जाएगा। अब यहीं से एक बात ध्यान रखिएगा, प्रश्न करेगा आपसे ये तीनों सेनाएं किसके अधीन है? नहीं नहीं, अभी ऐसे नहीं। तीनों सेनाएं किसके अधीन है? तो सीडीएस किसके अधीन है? सीडीएस किसके अधीन काम करता है? तो ध्यान रखिएगा, सीडीएस रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। किसके अंतर्गत है? रक्षा। और रक्षा मंत्रालय के ऊपर कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। क्या किसी युद्ध की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति के पास है? किस अनुच्छेद में दिया गया है? 352 में। युद्ध की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति को है या नहीं है? किस अनुच्छेद में है? 352 में। युद्ध की घोषणा का अधिकार है? नहीं है। युद्ध की घोषणा का अधिकार है? नहीं है। ध्यान रखिएगा, युद्ध की घोषणा का अधिकार भारतीय संविधान में क्या राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है? नहीं, नहीं प्रदान किया। बस इतना कहा गया कि आपातकालीन आधार पे, यानी इमरजेंसी के सेंस में, चाहे बाहरी इमरजेंसी हो चाहे आंतरिक हो, उस सेंस में राष्ट्रपति क्या करेंगे? तो आपातकाल लगाएंगे। बस यही बात की गई, युद्ध की कोई घोषणा की बात नहीं की गई। ऐसा नहीं कहा गया कि राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा करेंगे कि भारत पाक के बीच युद्ध हो, समझ गए क्या? हाँ, अंतिम तौर पे करते हैं क्योंकि भारत के राष्ट्राध्यक्ष वही हैं,
सेना को आदेश देने का काम राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन युद्ध की घोषणा करना राष्ट्रपति का काम नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहां से बढ़ेंगे आगे। आगे देखिए प्रश्न दिया, इलेक्ट्रिक स्कूटर वेदा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हीरो के द्वारा, टाटा, यामाहा या महिंद्रा? हीरो द्वारा लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा। अगर हम टाटा की बात करते हैं, टाटा, यहां से प्रश्न बन सकता है। अगर हम टाटा की बात करेंगे, एक तो इस स्पॉन्सर था आईपीएल का, किसका? आईपीएल का। अगर से स्पॉन्सर की बात करेगा तो ये कौन हो जाएगा? टाटा हो जाएगा। और यहीं से ध्यान रखिएगा, नया संसद भवन जो है, नया संसद भवन, इसका जो निर्माण है, निर्माण ये किस कंपनी द्वारा करा गया? टाटा द्वारा करा गया, इस बात को ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न हो सकता है। नया संसद भवन का निर्माण टाटा कंपनी द्वारा, और आईपीएल का स्पॉन्सर भी कौन है? टाटा। भारत की पहली स्टील कंपनी किसने लगाई थी? टाटा ने। भारत की पहली जो स्टील कंपनी थी किसके द्वारा लगाई गई थी? टाटा के द्वारा लगाई गई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न, टाटा एक प्रकार की कैसी है? तो मल्टीनेशनल कंपनी है। टाटा कैसी हो जाएगी? तो मल्टी नेशनल कंपनी हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए प्रश्न दिया है कि अलीनगर की संधि किसके बीच होती है? ब्रिटिश और मीर जाफर, ब्रिटिश और सिराज, ब्रिटिश और सुजाऊ, या ब्रिटिश और मीर? ब्रिटिश और किसके बीच? ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश और सिराजो दौला के बीच वार भी होता है, एक वार और दूसरा वार। एक वार का नाम था प्लासी का वार। प्लासी का वार, एक प्रश्न मेरे पास बार बार घूम के आता है, उसको ध्यान रखिएगा। अगर सुनिए, अगर हम बात करते हैं अंग्रेजों ने, यानी कंपनी बीईआईसी ने भारत पर औपचारिक रूप से अधिकार जमा लिया। आप लोग क्या उत्तर करते हो इसका? प्लासी करते हैं ना, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। 1757 के अंदर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? प्लासी। प्लासी का वार किसके बीच होता है? क्लाइव लड़ा था इसमें, और क्लाइव के साथ कौन था? सिराज। कहते हैं कि युद्ध हुआ ही नहीं, सिराज क्या हुआ? हार गया। जीता कौन? क्लाइव। गद्दारी किसने करा था? मीर जाफर। वादे के मुताबिक अंग्रेजों ने सिराज के बाद अगला राजा किसको बनाया? मीर जाफर को। इस बात को ध्यान रखिएगा, मीर जाफर को गद्दी से हटा के किसको लाया? मीर कासिम को लाया। अब देखो यहां से प्रश्न बना एग्जाम में प्रश्न क्या बना? बंगाल के बारे में याद रखिएगा। बंगाल की जो राजधानी थी, बंगाल की राजधानी सबसे पहले कहां पर बनाएगी? कहां पर? ढाका। सबसे पहली राजधानी ढाका। ढाका से उठा के कहां पर? मुर्शिदाबाद लाया गया। मुर्शिदाबाद से कहां लाया गया? मुंगेर लाया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, समझिएगा। राजधानी ढाका थी। जब मुर्शिद कुली खां को यहाँ का स्वतंत्र दीवान बनाया गया तो इसने कैपिटल कहां बना दिया? मुर्शिदाबाद। और मुंगेर कौन ले गया? मीर कासिम ला दिया। इस बात को याद रखिएगा, हमारा ठीक उत्तर हो जाएगा बी। और यहां से बढ़ेंगे आगे। आगे प्रश्न दिया है, प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। प्रश्न है सचिन तेंदुलकर की द गोल किसकी रचना हो जाएगी? मेजर ध्यानचंद। अनब्रेकेबल किसकी रचना है? अनब्रेकेबल पूछेगा तो कर लीजिएगा मैरी कॉम की रचना है। अनब्रेकेबल पूछेगा तो मैरी कॉम। गोल पूछेगा तो क्या बताएंगे? मेजर ध्यानचंद्र। प्लेइंग इट माई वे पूछेगा तो सचिन तेंदुलकर की रचना है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न दिया है। आगे प्रश्न है आपका, मैरी कॉम। गोल पूछेगा, अनब्रेकेबल पूछेगा तो कर लीजिएगा मैरी कॉम की रचना है। अनब्रेकेबल पूछेगा तो मैरी कॉम। गोल पूछेगा तो क्या बताएंगे? मेजर ध्यानचंद्र। प्लेइंग इट माई वे पूछेगा तो सचिन तेंदुलकर की रचना है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न दिया है। आगे प्रश्न है आपका, मुगल मेवाड़ संधि कब होती है? 1615 के अंदर। मुगलों और मेवाड़ों के बीच संधि होती है 1615 के बीच। मेवाड़ कहां के राजा थे जी? इनका क्षेत्र कहां पे था? राजस्थान में इनका क्षेत्र था, ध्यान रखिएगा। अगर हम आगे बढ़ेंगे यहां से, आगे प्रश्न दिया, मंगल पांडे किस नेटिव के थे? 20वीं, 38वीं, 24वीं या 34वीं? 34वीं इनफील्ड राइफल के जवान थे मंगल पांडे, और इनको क्या दिया गया? फांसी दे दी गई। फांसी दिया गया था 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल सन 1857 की क्रांति की जो तय तिथि थी कितना थी? 10 मई। कब थे? 10 मई 1800। क्रांति का हेड किसको चुना गया था? बहादुर शाह जफर। क्रांति का दिल्ली से नेतृत्व किसने करा था? बख्त खान ने। कौन था? बख्त खान। ग्वालियर से कौन थे? तात्या टोपे। झांसी से कौन थी? लक्ष्मीबाई। कानपुर से कौन थे? 8 अप्रैल सन 1857 की क्रांति की जो तय तिथि थी कितना थी? 10 मई। कब थे? 10 मई 1800। क्रांति का हेड किसको चुना गया था? बहादुर शाह जफर। क्रांति का दिल्ली से नेतृत्व किसने करा था? बख्त खान ने। कौन था? बख्त खान। ग्वालियर से कौन थे? तात्या टोपे। झांसी से कौन थी? लक्ष्मीबाई। कानपुर से कौन थे? नाना साहब। अवध से बेगम हजरत। दोनों कहां भाग गए? नेपाल। क्रांति का हेड किसको चुना गया था? बहादुर शाह जफर। क्रांति का दिल्ली से नेतृत्व किसने करा था? बख्त खान ने। कौन था? बख्त खान। ग्वालियर से कौन थे? तात्या टोपे। झांसी से कौन थी? लक्ष्मीबाई। कानपुर से कौन थे? नाना साहब। अवध से बेगम हजरत।
दोनों कहाँ भाग गए? नेपाल भाग गए। इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली। इलाहाबाद से फैजाबाद से कौन थे? ध्यान रखिएगा। आगे पूछेगा आपसे प्रश्न, ग्वालियर बताइए दिए झांसी। बिहार से कौन थे? कुंवर सिंह थे। मेरठ से कौन थे? कदम सिंह थे। बरेली से कौन थे? खान बहादुर। कौन थे? खान बहादुर। इस बात को ध्यान रखिए। क्रांति सफल हुई कि असफल? असफल। सभी अपने अधिकार की मांग की और क्रांति क्या हो गई? असफल। क्रांति असफल हो गई। ध्यान रखिएगा। क्रांति को भारत का न ही स्वतंत्रता संग्राम का, न ही राष्ट्रीय विद्रोह कहा। किसने? आरसी मजूमदार ने कहा कि क्रांति न ही स्वतंत्रता संग्राम थी, न ही राष्ट्रीय विद्रोह था, और ये कुछ नहीं था, एक तरह से उन्होंने कहा। और नाम क्या था इनका? आरसी मजूमदार। किसने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था? वेडी सावरकर ने। किसने इसको सैनिक विद्रोह कहा था? डिसरायली ने। प्रश्न दिया है कि अनुच्छेद 19 किस राष्ट्रीय आपात के समय, आर्टिकल 19 किस अनुच्छेद के तहत? 56, 58, 60, 1958 के तहत। अगर हम आपात की बात करते हैं भैया, याद रखिएगा, अगर हम आपातकाल की बात करते हैं, आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल एक तो बाह्य आधार पर होता है, दूसरा आंतरिक होता है। बाह्य आधार पर और दूसरा होता है आपका आंतरिक आधार पर। आंतरिक आधार पर जो आपातकाल आंतरिक आधार पर होता है, इसको लगाया गया था 25 तारीख जून में सन 1975 में। और बाह्य आपातकाल की बात करेंगे तो 1962, ध्यान रखिएगा, पहला और दूसरा लगाया गया था 1975 में। ध्यान रखिए 62 वाला आपातकाल जो था ये 65 वाले युद्ध में भी प्रभावी था। ठीक है, भारत चीन वार और भारत पाक वार के समय पहला आपातकाल, और भारत पाक वार के समय दूसरा आपातकाल। और जेपी के आंदोलन के लिए कौन सा आपातकाल लगा था? तो आंतरिक आपातकाल। इस बात को ध्यान रखिएगा। कहा गया जब आंतरिक आपातकाल होगा तो आर्टिकल, कौन से आर्टिकल? जब आंतरिक आपातकाल होगा तो कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 19। और कौन सा? आर्टिकल 20। आर्टिकल कौन सा? 21। ये क्या होंगे? तो बने रहेंगे, ये बने रहेंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन कहा गया अगर बाह्य आपातकाल होगा तो आर्टिकल 20 और 21 क्या होंगे? बने रहेंगे। 19 भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, बने रहेंगे। ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान के साथ युद्ध है, आपको बोलने की आजादी क्यों दी जाएगी? बोलिए, कोई काम है आपका उसमें? नहीं, कोई मतलब नहीं। इसीलिए कहा गया कि जब आंतरिक मामला हो तभी 19 रखा जाए, अन्यथा 19 को भी क्या कर दिया जाए? समाप्त किया जाए। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा 20 और 21 का बने रहना, 20 और 21 का बने रहना, यह संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद? 300 कौन सा? और ध्यान रखिएगा 19 का भी बने रहना, 20 और 21 के साथ 19 का भी बने रहना, यह कौन सा आर्टिकल कहता है? 300 कौन कहेगा? इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी 360 की अगर हम बात करेंगे तो वित्तीय आपात, कौन सा आपात? वित्तीय आपात की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 360। 356 की बात करते हैं, राष्ट्रपति शासन। और बाकी सुनिए एक बात मेरी, अगर प्रश्न करेगा आपसे अनुच्छेद 356 के तहत, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा किसके द्वारा करी जाती है? राष्ट्रपति शासन की अगर प्रश्न करेगा, अनुशंसा कौन करता है? इसकी अनुशंसा कौन करेंगे? राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करेंगे। भैया यहीं से एक बात ध्यान रखिएगा, यहीं से एक बात याद रखिएगा, अनुशंसा करते हैं राज्यपाल। और राष्ट्रपति शासन ध्यान रखिएगा सन 1951 में पहली बार कहां पर लगाया गया? पंजाब के क्षेत्र में। और सन 1956 में ध्यान रखिएगा लोकतांत्रिक आधार पर, लोकतांत्रिक आधार पर, लोकतांत्रिक आधार पर पहला आपातकाल लगाया गया था केरल के अंदर। और कब लगाया गया? सन 1900 कब? 56 के अंदर। यानी एक चुनी गई सरकार को, यही क्वेश्चन दिया था एग्जाम में, चुनी हुई सरकार को हटाकर आपातकाल लगाया गया सन 1956 के अंदर। और प्रश्न खाली करेगा आपसे, आपातकाल कहां पर लगाया गया सबसे पहली बार? तो पंजाब के अंदर। अब सुनिए ध्यान से, यहीं पर अगर हम बिहार के आपातकाल की बात करेंगे, कितनी बार? 8 बार। कितनी बार लगा है? 8 बार। पहला लगा है सन 1968, अंतिम लगा है सन 2005 के अंदर। ध्यान रखिएगा। अगर हम उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आपातकाल की बात करते हैं, कहां पर? उत्तर प्रदेश के अंदर। कितनी बार लगा है? 10 बार लगा। आगे देखिए प्रश्न दिया, मणिपुर, सुनिए, हो गया है अब ना, अब हो गया है, ध्यान रखिएगा।
अब सपा के संबंध में पूछेगा तो खास करके उत्तर आप लोग मणिपुर करिएगा। अब अगर प्रश्न बदला तो मणिपुर लगा सकते हैं, अन्यथा ठीक है। अभी आगे देखिए प्रश्न दिया है। प्रश्न दिया है कि बैला डिला की खान, ये तो कई बार पूछा है। छत्तीसगढ़ में ना, कहां पर? मलाज खंड बताइए, मलाज खंड। मलाज खंड कहां पर? एमपी के अंदर। मलाज खंड एमपी के अंदर। अगर आपसे प्रश्न करेगा जोहान्सबर्ग, अगर आपसे जोहान्सबर्ग की बात करेगा, कहां पे है? साउथ अफ्रीका में। कहां पर? खान किसकी हो जाएगी? गोल्ड की है, ध्यान रखिएगा। सोने की खान है जोहान्सबर्ग के अंदर, सोने की खान, ध्यान रखिएगा जोहान्सबर्ग। प्रश्न करेगा आपसे चुक्की माता, चुक्की माता की खान कहां पर है? चिली के अंदर। और ये खान किसकी है? तो तांबा की है। किसकी है? तांबा की। अब देखिए एक प्रश्न और करेगा आपसे, प्रश्न और करेगा। खेतड़ी तो पता है ये सबको, बना लीजिएगा। झरिया धनबाद पता है, बना लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न करेगा आपसे, प्रश्न करेगा यहां से विश्व स्तर पे, बता देते हैं। एक सेकंड। काला हांडी के बारे में अगर पूछेगा, काला हांडी कहां पर? उड़ीसा के अंदर। कहां पर? उड़ीसा के अंदर। एक प्रश्न आपसे और करेगा, कुलगार्डी और कलागोड़ी, कुलगार्डी की बात करेगा और कलागोड़ी की बात करेगा। ये दोनों खान कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया। कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोने के लिए, सोने के लिए। कलागोड़ी और कलागोड़ी और कुलगार्डी, ठीक है। कलागोड़ी और कुलगार्डी, सर थोड़ा ठीक से लिखिए। अच्छा, ठीक है। कलागोड़ी और कुलगार्डी की बात करेगा तो ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए है? तो सोने के लिए। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और एक बात ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, और ये हो जाएगी किसके लिए? तो सोने के लिए। अफ्रीका के अंदर जोहान्सबर्ग पूछेगा तो किसके लिए हो जाएगी? सोने के लिए। अफ्रीका के अंदर एक और खान है किम्बरले की, कौन सी है? और अगर हम किम्बरले की बात करेंगे, कहां पे है? अफ्रीका के अंदर। और ये किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे की खान है ये। किम्बरले किसकी खान हो जाएगी? तो हीरे की खान। हो गया। आगे देखिए प्रश्न दिया है कि प्रोजेक्ट 75 का संबंध किससे हो जाएगा? किससे होगा? पनडुब्बी से। ध्यान रखिएगा। आईएनएस कलवरी, कलवरी खंडेरी, संबंध किससे हो? किम्बरले किसकी खान हो जाएगी? तो हीरे की खान। हो गया। आगे देखिए प्रश्न दिया है कि प्रोजेक्ट 75 का संबंध किससे हो जाएगा? किससे होगा? पनडुब्बी से। ध्यान रखिएगा। आईएनएस कलवरी, कलवरी खंडेरी, आईएनएस बेला, आईएनएस बागीर और आईएनएस बागसीर। क्या छूट रहा है? करंज छूट रहा है ना। बागसीर सबसे नीचे है, करंज। उसके बाद कलवरी खंडेरी, आईएनएस बेला, आईएनएस बागीर और आईएनएस बागसीर। क्या छूट रहा है? करंज छूट रहा है ना। बागसीर सबसे नीचे है, करंज। उसके बाद हो जाएगा आपका बागसीर। ये सभी क्या है? तो ध्यान रखिएगा पनडुब्बियां, और इन सभी को रखा गया है P75 के अंतर्गत। P75 एक कैटेगरी है, किसकी है? तो नौसेना की है। भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी की अगर हम बात करते हैं, पहली स्वदेशी की अगर हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर पे, तो कौन सी है? अरिहंत है। क्या है? और सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? आईएनएस अरिघात होगा। क्या होगा? आईएनएस, आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, हाँ। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात, इतना हो गया। अगर हम मिसाइल की बात करते हैं तो एक मिसाइल ध्यान रखिएगा ब्रह्मोस, और एक मिसाइल दूसरी ध्यान रखिएगा S-400। ब्रह्मोस और S-400 दोनों कहां से? आगे देखिए प्रश्न दिया है, प्रश्न दिया है आपका ब्रॉन्ज 100। ब्रह्मोस और S-400 दोनों कहां से? आगे देखिए प्रश्न दिया है, प्रश्न दिया है आपका ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मिडल, ये मिश्रण होता है। कांसा किसका मिश्रण है?
तांबा और किसका है? टीन का है ना। तांबा और किसका हो जाएगा? एसएन माने क्या होगा? ठीक है, और ध्यान रखिएगा पीतल, तांबा और किसका हो जाएगा? तांबा और जस्ता या जिंक का हो जाएगा। इसके लिए ध्यान रखिएगा पिताजी। पिताजी अगर याद रखते हैं तो पी से क्या है? पीतल, त से तांबा, जी से क्या है? जिंक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा लोहा, क्रोमियम और निकेल। लोहा, क्रोमियम और क्या हो जाएगा? लोहा, क्रोमियम और निकेल, ये क्या होता है जी? स्टेनलेस स्टील। लोहा, क्रोमियम और निकेल लिख लीजिएगा, स्टेनलेस स्टील। और यहां से बढ़ेंगे आगे। आगे अच्छा एक बात और, सीसा और टीन पूछेगा आपसे। सीसा और टीन ये कहां पर होता है? फ्यूज तार के अंदर। फ्यूज तार लिख लीजिएगा, सीसा और। आगे देखिए प्रश्न दिया है। प्रश्न दिया है पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? एक प्रकार के क्या है? पर्वत छोटी हो जाएगा। कुद्रेमुख कहां पे है? कर्नाटक। कहां गया? कहां पे हो जाएगा? कर्नाटक के अंदर हो जाएगा। पश्चिमी छोर पर या दक्षिणी छोर पर जलप्रपात की बात करेगा तो कौन सा है? एक तो कुंचिकल है, दूसरा जोक या गरसोप्पा। जोक या गरसोप्पा है, कर्नाटक के अंदर हो जाएगा। पश्चिमी छोर पर या दक्षिणी छोर पर जलप्रपात की बात करेगा तो कौन सा है? एक तो कुंचिकल है, दूसरा जोक या गरसोप्पा। जोक या गरसोप्पा है। ध्यान रखिएगा अगर प्रश्न करेगा झील की, झील हो जाएगी आपकी अष्टमुड़ी। झील हो जाएगी बेम्बनाद। बेम्बनाद झील, अष्टमुड़ी झील। अष्टमुड़ी झील कहां पे है? केरल के अंदर। बेम्बनाद झील कहां पर है? ये भी हो जाएगी केरल के अंदर। नौका दौड़ किस झील में होता है? अगर हम नौका दौड़ की बात करेंगे तो कहां पर हो जाएगा? बेम्बनाद के अंदर होता है। यहीं से एक बात ध्यान रखिएगा, पेरियार झील भी है, ये कहां पर है? केरल के अंदर। और ध्यान रखिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर एक झील है, इसका नाम क्या है? पोलिकट। पोलिकट बता दिए तो कुलेरू बता दीजिए। अगर हम कुलेरू झील की बात करेंगे कहां पर? आंध्र प्रदेश के अंदर। चलिए आगे बढ़ेंगे यहां से। आगे प्रश्न दिया है, आगे दिया है प्रश्न आपका कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवल केवल लामझाओ। देख लीजिएगा केवल लामझाओ कहां पे है? मणिपुर के अंदर। मणिपुर के अंदर। जिम कार्बेट पूछेगा तो उत्तराखंड के अंदर। मानस पूछेगा तो कहां पर है? आसाम के अंदर। ध्यान रखिएगा प्रश्न करेगा दहिंग पटकाई, डिब्रू सिखोवा, मानस, रायमोना, ठीक है, ये सभी कहां पे है? आसाम के अंदर। आगे देखिए प्रश्न दिया है आगे। आगे प्रश्न निम्नलिखित में से किस संस्था को आरबीआई विनियमन? कार्बेट पूछेगा तो उत्तराखंड के अंदर। मानस पूछेगा तो कहां पर है? आसाम के अंदर। ध्यान रखिएगा प्रश्न करेगा दहिंग पटकाई, डिब्रू सिखोवा, मानस, रायमोना, ठीक है, ये सभी कहां पे है? आसाम के अंदर। आगे देखिए प्रश्न दिया है आगे। आगे प्रश्न निम्नलिखित में से किस संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता? आवास विकास बैंक, उपकरण और निजी निवेश बैंक, नॉन या गैर। गैर वित्तीय कंपनी को आरबीआई विनियमन नहीं करता है। ध्यान रखिएगा आवास विकास बैंक को करेगा, उपकरण और निवेश संबंधी संस्था को करता है वित्तीय। ठीक है, अगर हम आरबीआई की बात करते हैं, आरबीआई, आरबीआई के जो काम है, काम क्या है? एक तो मुद्रा का संचालन करना। ध्यान रखिएगा मुद्रा का संचालन करने का काम कौन करता है? आरबीआई। साख सृजन का काम कौन करेगा जी? साख सृजन का काम भी करता है आरबीआई। अच्छा, राष्ट्रीयकरण का काम कौन करेगा? आरबीआई करेगा। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का काम करता है आरबीआई। लेकिन लेकिन ध्यान रखिएगा सलाह किससे लेगा? भारत सरकार की सलाह पर। भारत सरकार की सलाह पर आरबीआई क्या करेगा? बैंकों का नेशनलाइजेशन करेगा। आगे एक चौथा काम ध्यान रखिएगा, मौद्रिक नीति। ये मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? आरबीआई। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न दिया है, प्रश्न है कि निम्नांकित, सुनिए ना, सुनिए, हो गया कि निम्नांकित, सुनिए ना, सुनिए, हो गया। अब मेरी बात सुनिएगा।
सुनिएगा, जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं, जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं, ये भी तो आरबीआई के साख सृजन नहीं है। जैसे हमने कह दिया एसबीआई, पीएनबी कह दिया, ये भी तो एक शाख है। अब कभी पढ़िएगा बैंकों के शाख सृजन में तो एक शाख आरबीआई के होते, फिर उन बैंकों की कई सारी शाखाएं होती है। ध्यान रखिए इस बात को। आगे देखिए प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? ये तो है राजस्थान। राजस्थान होगा, उसके बाद कौन सा होगा? राजस्थान के बाद कौन है? मध्य प्रदेश। उसके बाद कौन है? महाराष्ट्र। प्रदेश। सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका होता है? छोटा क्षेत्रफल हो जाएगा किसका? गोवा का। लेकिन एक बात यहां से ध्यान रखिए, सुनिए, प्रश्न करेगा आपसे, भारत जो है, भारत का जो एरिया है, ओवरऑल एरिया, भारत का पूरा क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण विश्व का कितना है? 2.4। तो इसका पूरे विश्व में स्थान क्या है? कौन सा स्थान? सातवां। सातवां स्थान में सबसे पहला किसका है? रूस। उसके बाद किसका है? कनाडा। कनाडा के बाद किसका है? चीन के बाद अमेरिका के बाद ब्राजील। क्या है? ब्राजील के बाद क्या है? उसके बाद क्या है? कर लेंगे, कुछ दिक्कत है क्या? चीन के बाद सुनिए, अच्छा अच्छा ठीक है, हो गया। सुनिए, अब मेरी बात सुन लीजिए, सुनिए अब मेरी बात को, अब देखिए, नोट फर्स्ट और नोट सेकंड सुनिएगा, समझिएगा। लिखिए, द्वीपों सहित, द्वीपों सहित जो चीन की सीमा है, चीन की सीमा क्या है? अमेरिका से ज्यादा है। द्वीपों सहित चीन की सीमा अमेरिका से क्या है? ज्यादा। ये सेम क्वेश्चन फाउंडेशन में भी एक विद्यार्थी ने पूछा था। जैसे द्वीप आप ले लेंगे, दक्षिण चीन सागर के बहुत सारे द्वीप, क्योंकि दक्षिण चीन सागर पे मेनली अधिकार किसका है? चीन का ही है। अगर उन सभी को लेंगे तो चीन आपका तीसरे पे हो जाएगा, अन्यथा अन्यथा चीन आपका अमेरिका के क्या है? तो बाद है। क्योंकि इसको मैंने क्लियर कर दिया, एग्जाम में दोनों तरह से प्रश्न बने हैं। अमेरिका के बाद क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। लेकिन अगर द्वीप को लेंगे, जैसे ताइवान द्वीप है, इन सभी को अगर हम लेंगे तो चीन का जो क्षेत्रफल है अमेरिका से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न दिया है, आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित चीन आपका अमेरिका के क्या है? तो बाद है। क्योंकि इसको मैंने क्लियर कर दिया, एग्जाम में दोनों तरह से प्रश्न बने हैं। अमेरिका के बाद क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। लेकिन अगर द्वीप को लेंगे, जैसे ताइवान द्वीप है, इन सभी को अगर हम लेंगे तो चीन का जो क्षेत्रफल है अमेरिका से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न दिया है, आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन कम विद्युत ऋणात्मक है? Li, Cl, N और Cs। कौन सा हो जाएगा? सी और S हो जाएगा। क्या पूछ रखा है? विद्युत ऋणात्मकता प्रश्न करेगा, सुनिए, प्रश्न करेगा आपसे, प्रश्न यहां से हम क्या क्या बता सकते हैं? विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक कहां पे हो, किसमें होती है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? क्लोरीन होगा, बना लीजिए। अगर प्रश्न करेगा सर्वाधिक, हमारे पृथ्वी पर सर्वाधिक, सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी हो जाएगी? ये कौन सी है? कौन सा हो जाएगा? क्लोरीन होगा, बना लीजिए। अगर प्रश्न करेगा सर्वाधिक, हमारे पृथ्वी पर सर्वाधिक, सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी हो जाएगी? ये कौन सी है? पोटेशियम ऑप्शन में ना हो तब क्या करेंगे? क्या कर लेंगे? सोडियम। पोटेशियम और कौन? सोडियम। आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़े। आगे देखिए प्रश्न दिया है, आगे प्रश्न, एक समान वृत्ति गति में निम्न वेग स्थिर रहती है, चाल, वेग, संवेग या त्वरण? चाल स्थिर रहती है, बाकी तो सब में मोमेंटम होता है। आगे देखिए प्रश्न दिया है, निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। गति में निम्न वेग स्थिर रहती है, चाल, वेग, संवेग या त्वरण? चाल स्थिर रहती है, बाकी तो सब में मोमेंटम होता है। आगे देखिए प्रश्न दिया है,
निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, दिया है इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका। रासुका कब आया था? 80 में था। बहुत सही। अगर हम बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा, ये मीसा कब आया था? 72 में। मीसा सुनिए, आया तो था बहुत पहले, लेकिन फिर इसको इंप्लीमेंट किया गया 71 के 72, 71 में ना, हाँ 1971 में आया। समाप्त कब हुआ चाहिए? जो भी 71 72 अपना देख लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तकनीकी संबंधी रोकथाम, एक बार इसको देख लीजिएगा, आपका सटीक उत्तर लगा लीजिएगा। 2 के बाद हो जाएगा 4, 2 4 1 और क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न दिया है, दोनों का डेट एक बार देख लीजिएगा। हाँ, प्रश्न ये करेगा आपसे, प्रश्न करेगा अब तक का, क्वेश्चन करेगा अब तक का सबसे कठोर कानून कौन सा है? सबसे कठोर कानून कौन सा हो जाएगा? मीसा होगा। मीसा, इसका बहुत दुरुपयोग किया गया, ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको क्या कर दिया? समाप्त। चलिए आगे देखिए प्रश्न दिया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमिश्रित द्रवों को अलग करने की विधि है? प्रभाजी आसवन विधि हो जाएगी। प्रभाजी आसवन बहुत। सबसे कठोर कानून कौन सा हो जाएगा? मीसा होगा। मीसा, इसका बहुत दुरुपयोग किया गया, ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको क्या कर दिया? समाप्त। चलिए आगे देखिए प्रश्न दिया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमिश्रित द्रवों को अलग करने की विधि है? प्रभाजी आसवन विधि हो जाएगी। प्रभाजी आसवन विधि। और ध्यान रखिएगा, जल के जो शुद्धिकरण की विधि होती है फिटकरी द्वारा, फिटकरी द्वारा जल का शुद्धिकरण जो है, इस विधि को हम क्या कहते हैं? इस विधि का नाम हो जाएगा स्कंदन विधि। इसको हम बोलते हैं स्कंदन विधि, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न दिया है। प्रश्न दिया है आगे, गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श होते हैं? किसके लिए हैं? जूट के लिए। हाँ, जूट की बात करेगा, जूट में टॉप कंट्री कौन सी हो जाएगी? कौन सी है? बांग्लादेश है। जूट में भारत का स्थान क्या है? दूसरा कि तीसरा? दूसरा होगा। और जूट में अब पूछेगा आपसे टॉप स्टेट कौन सा है? वेस्ट बंगाल। कौन सा? प्रथम पूछेगा आपसे, प्रथम प्रयोगशाला में संश्लेषित रेशा कौन सा हो जाएगा? प्रथम संश्लेषित रेशा, पहला संश्लेषित रेशा रेयान की नायलॉन? कंफर्म एक बताइए मुझे, नायलॉन होगा, रेयान होगा? सुनिए मेरी बात को, ऐसे नहीं। अगर रेशा की बात करेगा आपसे, रेशा की बात करेगा, प्रथम प्राकृतिक रेशा, प्रथम प्राकृतिक रेशा कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा कौन होगा? प्रथम, हाँ प्रथम कृत्रिम रेशा, या फिर हम लिखते हैं मानव निर्मित रेशा कौन सा हो जाएगा? नैला नहीं। अब वो जो आप लोग 6 वगैरह लगाते हैं, ये अब तो वस्त्र के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उससे बना क्या रहे हैं। सर लिखकर तुरंत मिटाते हैं? अच्छा, नहीं मिटाएंगे हम लिखकर। ये हो गया। आगे देखिए प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन से 6 वगैरह लगाते हैं, ये अब तो रेशा कौन सा हो जाएगा? नैला नहीं। अब वो जो आप लोग 6 वगैरह लगाते हैं, ये अब तो वस्त्र के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उससे बना क्या रहे हैं। सर लिखकर तुरंत मिटाते हैं? अच्छा, नहीं मिटाएंगे हम लिखकर। ये हो गया। आगे देखिए प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक समकों के स्रोत हैं? सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तक या फिर वेबसाइट? ये सभी द्वितीयक है। ये सभी क्या है? द्वितीयक है। ध्यान रखिएगा। सीधे वाले क्या हो जाएंगे? प्रश्न करेगा आपसे डिजिटल मीडिया,
डिजिटल डिजिटल मीडिया, या फिर आपका जो यूट्यूब लाइव है, यूट्यूब लाइव। ध्यान रखिएगा, ये जानकारी के प्रथम क्रमांक होते हैं, प्रथम स्रोत होते हैं, और ये सभी क्या हो जाएंगे तो द्वितीयक लगभग स्रोत है। ध्यान रखिए कौन सा हो जाएगा, सब हो जाएगा, लगा लीजिए। अरे प्राथमिक का मतलब तुरंत घटना को दिखा दे वो प्राथमिक है, जो घटना को बाद में प्रदर्शित करे वो क्या है, द्वितीयक है। जैसे आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे घटना आप लाइव थोड़ी देख पाते हैं, बाद में ही देखते हैं उसको। समाचार पत्र में भी आज की घटना को आप कल पढ़ते हैं, है ना। तो ये सभी क्या है, समाचार पत्र, सरकारी रिपोर्ट, पुस्तक, वेबसाइट, ये सभी क्या है, सेकेंडरी क्रमांक है। डिजिटल मीडिया, यूट्यूब लाइव, ये सभी अपने आप में क्या है, प्राथमिक। डिजिटल मीडिया का मतलब जितने भी न्यूज चैनल है, ठीक है, ये सभी अपने आप में क्या है, प्राथमिक। न्यूज का फुल फॉर्म पता है ना आपको, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। और दिया है प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी, राजगीर। राजगीर शहर को बसाने वाले कौन थे, जरासंध। जरासंध। आगे देखिए प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी, राजगीर। राजगीर शहर को बसाने वाले कौन थे, जरासंध। जरासंध। आगे देखिए प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजुआ जनित रोग है, कौन सा है, कालाजार। हमने एक बात आपसे बताया था, सोने पे पाया, बताया था कभी, सोने पे पाया कालाजार और मलेरिया, सोने पे पाया कालाजार और मलेरिया। अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा, सोने पे पाया कालाजार और मलेरिया। और ध्यान रखिएगा ये जो बीमारी है किसके द्वारा होती है, परजीवी या प्रोटोजुआ द्वारा होने वाली बीमारी, परजीवी या प्रोटोजुआ द्वारा होने वाली बीमारी, सोने पे पाया कालाजार और मलेरिया। ठीक है, सुनिएगा, सोने से हो जाएगा सोने की बीमारी, क्या होगा, सोने की बीमारी। पे से हो जाएगा पेचिस, क्या होगा, प्लेग नहीं पेचिस, क्या होगा, पेचिस। पाया से हो जाएगा पायरिया। कालाजार से कालाजार और मलेरिया से मलेरिया होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। सोने की बीमारी का वाहक कौन है, हाँ कौन सा वाहक है, सीसी मक्खी हो जाएगा। और प्रश्न करेगा आपसे, प्रश्न करेगा कालाजार का वाहक क्या है, कौन सा है, बालू है, सैंड मक्खी, सैंड या फिर बालू बोल लीजिए जो आपकी इच्छा, सैंड मक्खी। और ध्यान रखिए मेरी बात को, पेचिस की अगर हम बात करते हैं कच्चा मांस खाने से, अरे वही ठीक है, कच्चा मांस खाने से, क्या बोल रहे हो, कच्चा मांस खाने से रोग होता है कौन सा, पेचिस। अब अगला अगर हम मलेरिया की बात करेंगे, मादा एनाफिलिस, मादा एनाफिलिस। मलेरिया में कौन सा रोग खराब होता है, प्लीहा। ध्यान रखिए मलेरिया का जो टेस्ट होता है क्या कहलाएगा, एमपी टेस्ट। कौन सा टेस्ट, एमपी। अरे मलेरियल पैरासाइट टेस्ट होता है मलेरिया का। और विडाल टेस्ट पूछेगा तो किसके लिए होता है, टाइफाइड के लिए। अगर आपसे विडाल टेस्ट की बात करें, एग्जाम में आ चुका है, किसके लिए होता है, टाइफाइड के लिए। और एलिसा परीक्षण किसके लिए होता है, एलिसा परीक्षण होता है किसके लिए, एड्स के लिए। एड्स के लिए परीक्षण कौन सा, एलिसा। आगे देखिए प्रश्न दिया है, क्वेश्चन डिस्कशन का पहला क्लास। ये पहला क्लास के बारे में बहुत पूछ चुका जी हमसे, सब नहीं डाले हैं पहला क्लास, किससे देखते हैं ये सब। फिर ये हो गया। आगे देखिए प्रश्न दिया है कि मोटो जीपी, ध्यान रखिए सुनिए, इतना इधर भूल जाइए इसको, ठीक है ना। मोटो जीपी रेस, मोटो जीपी रेस अभी हुआ नहीं है, होगा। मोटो जीपी रेस पूछेगा आपसे सन 2025 वाला। इसकी भी मेजबानी कौन करेगा, उत्तर प्रदेश से ही करेगा। कहां पर होगा, ग्रेटर नोएडा में। क्वेश्चन भूल जाइएगा, ये वाला नोट कर लीजिएगा, ग्रेटर नोएडा कर लीजिएगा, सन 2025 उत्तर प्रदेश इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, नोएडा मतलब समझते हैं आप लोग, नोएडा, नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ध्यान रखिए इस नोएडा से एक प्रश्न बनेगा आपसे। प्रश्न क्या बनेगा, एशिया का सबसे बड़ा नाइट सफारी पार्क। अरे क्या बोल रहे हैं, एशिया का सबसे बड़ा नाइट सफारी पार्क।
ये कहां पर दिखेगा आपको? नोएडा के अंदर। और इसी नोएडा से ध्यान रखिएगा, जेवर एयरपोर्ट, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, ये भी कहां पर बन रहा है? नोएडा के अंदर। अभी सब आगे दिखेगा आपको बना हुआ। प्रश्न करेगा आपसे, प्रश्न करेगा एशिया का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा पार्क की अगर बात करेगा तो जनेश्वर मिश्रा पार्क हो जाएगा। जनेश्वर मिश्रा पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क, और ये पार्क है कहां पर? उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ के अंदर। नाइट सफारी, नाइट सफारी पार्क नोएडा के अंदर, सुनिए कई जगह पे है, नोएडा में है, लखनऊ में, लायन सफारी इटावा के अंदर है, उसी के तर्ज पे दिल्ली के अंदर भी बनाया जा रहा है। हमने कहा एशिया का सबसे बड़ा, जब इस तरह का शब्द हमने प्रयोग कर दिया तो हम तो नोएडा ही लिखेंगे। हो गया सर, थोड़ा तेज करवाइए, मन नहीं लग रहा है। देखो अभी सबका मन नहीं लग रहा। इतना हो गया। आगे प्रश्न दिया है आपका, वायु में ध्वनि तरंगे विचलित करती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे इतना हो गया। आगे प्रश्न दिया है आपका, वायु में ध्वनि तरंगे विचलित करती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, अनुप्रस्थ तरंग के, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य के रूप में। किस रूप में? अनुदैर्ध्य। अगर हम साउंड की बात करते हैं, साउंड, अगर हम बात करते हैं किसके? लाइट की बात करते हैं, लाइट के। अगर हम लाइट और साउंड की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, देखिए प्रकाश लिखा है ना, प्रकाश, प्रकाश का मतलब क्या है? अनुप्रस्थ। क्या है? प्र, आप यहां पे भी देख पा रहे हैं, प्र यहां पे देख पा रहे हैं, यानी प्रकाश का संबंध किससे? अनुप्रस्थ से हो जाएगा। और साउंड का संबंध किससे हो जाएगा? अनुदैर्ध्य से हो जाएगा। किससे होगा? अनुदैर्ध्य से। अनुदैर्ध्य ध्यान रखिएगा, तरंगे जो होती है श्रृंग और गर्त में चलती है। कैसे चलती हैं? श्रृंग और गर्त में चलती हैं। ये कैसे चलेंगी? तो श्रृंग और गर्त में कुछ ऐसे चलती है। ऊपर का हिस्सा श्रृंग और नीचे का हिस्सा क्या है? गर्त। श्रृंग और क्या हो जाएगा? गर्त। और ध्यान रखिएगा, जो लाइट होती है, लाइट ये सीधी रेखा में कैसे चलेगी? सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश की चाल अगर पूछेगा आपसे, चाल, तो ध्यान रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और ध्यान रखिएगा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक ज्यादा कहां पर होती है? निर्वात। कहां पर है? निर्वात। प्रकाश के चाल की अगर हम बात करेंगे, सबसे अधिक कहां पर है? निर्वात में। प्रकाश की चाल ध्यान रखिएगा कहां पर? वायु के अंदर, यानी हवा यानी गैस में। गैस में चाल इसकी थोड़ा सा ठीक होती है, उससे कम कहां पर? द्रव में। और सबसे कम कहां पर होती है? ठोस के अंदर। कहां पर? ठोस। ध्वनि तरंग गमन नहीं करती है, नहीं गमन करती कहां पर? निर्वात में गमन। क्या ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम चाहिए? माध्यम चाहिए। ध्वनि तरंगे सबसे अधिक ठोस में होती हैं, उससे कम कहां पर? द्रव में। उससे कम कहां पर? कहां नहीं होती? तो निर्वात में नहीं होती। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न दिया है, कि भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग